एक बार की बात है, एक गांव शोलापुर में कई दिनों से रोज रात को बकरियां चोरी हो रही थीं। गांव वाले बकरियां चोरी होने से बहुत परेशान थे और एक दूसरे से लड़ते रहते थे। एक दिन सुबह चंपक नाम के गांव वाले की बकरी चोरी हो जाती है। चंपक दुखी होकर अपने घर के बाहर बैठा होता है। तभी उसका दोस्त दिनेश वहां आता है। अरे चंपक भैया, उदास काहे बैठे हो? आए फौजी अपने मायके से वापस आ गए क्या? तुम्हें कौनो और काम तो है नहीं? जब देखो दांत फाड़ते रहते हो। मेरी बकरी चोरी हो गई है। हाँ। बकरी चोरी की बात सुनकर बोलता है, चंपक भैया, बकरी तो हमारी भी चोरी हो गई थी कुछ दिन पहले। तुमको किसी पर शक है क्या? भैया आप किस पर शक करें? हम तो किसी से लड़ते भी नहीं। पता नहीं कौन दुष्ट ले गया हमारी बकरी। भैया बात तो सही है, तुम्हारे जैसा शरीफ तो पूरे गांव में नहीं है। लेकिन अभी जब हम तुम्हारे घर आ रहे थे तो रास्ते में राजू के घर के आगे हड्डियां पड़ी देखे थे। हाँ। दिनेश की बात सुनकर चंपक को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा राजू के घर जाता है और गुस्से में बोलता है, राजू, ओ राजू के बच्चे, बाहर निकल। मेरी बकरी मार कर खा गया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाहर आ। चंपक का चिल्लाना सुनकर राजू गुस्से में बाहर निकलता है। क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह चंपक? भला मैं क्यों मारूंगा तुम्हारी बकरी? हैं? मेरी बकरी तो खुद कई दिनों से गायब है। तब तक गांव के और भी लोग वहां आ जाते हैं और दोनों को समझा बुझाकर शांत कर देते हैं। फिर सारे लोग वहां से चले जाते हैं। उसी रात गांव में रहने वाला राका कसाई एक बकरे को लेकर अपनी दुकान पर जा रहा होता है। आज शहर से यह बकरा बड़ी ही अच्छी कीमत पर मिल गया। इसके तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तभी वहाँ चंपक आ जाता है और राका को पकड़ कर बोलता है, अच्छा तो यह तू है जो रोज गाँव वालों की बकरियां गायब कर देता है और बाद में उन्हें काट कर बेच देता है। आज पकड़ा गया। ये सुनकर राका घबरा जाता है और बोलता है, ये कैसी बातें कर रहे हो चंपक भैया? अला मैं क्यों बकरियां चुराऊंगा? आप मुझे जाने दो। मैं तो खुद शहर से बकरियां लाता हूँ अपनी दुकान के लिए। हाँ। लेकिन चंपक उसकी एक बात नहीं सुनता और राका को जोर से मार देता है। राका दूर जाकर गिरता है। झूठा कहीं का, तू ही गाँव वालों की बकरियां चुरा रहा है और अब भोला बनता है। राका गुस्से में उठता है। उसका चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है और वो धीरे धीरे शैतान में बदल जाता है। राका गुस्से में चंपक को पकड़ लेता है। राका का ये शैतानी रूप देखकर चंपक डर जाता है। मुझे जाने दो राका भैया, गलती हो गई बच्चे। आप चाहो तो पूरे गांव की बकरियां मार डालो। मुझे जाने दो राका भैया, जाने दो। मैं तो तुझे कुछ कह ही नहीं रहा था। मैं तो इस राका के शरीर के अंदर छुपा था और गांव की बकरियां खा रहा था। तूने ही मुझे जगाया है। इसका फल तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर शैतान चंपक को मार डालता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन चंपक की सरकटी लाश गांव वालों को मिलती है, जिसे देखकर गांव वाले बहुत घबरा जाते हैं। लो भैया, अब तक तो गांव में खाली बकरियां चोरी हो रही थी, अब इंसान भी मारे जा रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे रहेंगे इस गांव में। अब तो लगता है गांव छोड़कर ही जाना पड़ेगा। तभी सरपंच वहां जाते हैं। अरे राजू, क्या बोल रहे हो? ऐसे थोड़ी होता है। एक दो घटनाओं के कारण हम पूरा गांव ही छोड़ दें? वैसे भी मैं अब यहाँ आ गया हूँ, देखता हूँ क्या हो सकता है। फिर गांव वाले चंपक की लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। फिर सरपंच जी गांव के पास की पुलिस चौकी में जाकर बात करते हैं। वहाँ के दरोगा गांव में 2 पुलिस वाले चौकीदारी के लिए लगा देते हैं। एक पुलिस वाला, जिसका नाम हिम्मत सिंह होता है, वो दूसरे पुलिस वाले से बोलता है, भैया चुन्नी लाल, हमारी भी क्या नौकरी है? बताओ, अब बकरियों की रखवाली करनी पड़ रही है। सही कह रहे हो हिम्मत भैया, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? ये अपनी नौकरी ही ऐसी है। तभी उनको राका कसाई दिखता है। हिम्मत और चुन्नी लाल उसके पास जाते हैं।
इतनी रात को कहाँ जा रहा है? पता नहीं इस गांव में बकरियां चोरी हो रही है। चल पर जा अपने। लेकिन राका उन दोनों को कोई जवाब नहीं देता और चलता जाता है। ये देखकर हिम्मत सिंह को गुस्सा आ जाता है और वो राका को पीछे से धक्का दे देता है। राका नीचे गिर जाता है। कानून का अपमान करता है, अभी बताता हूँ तुझे। ला चुन्नी लाल मेरा डंडा। लेकिन जैसे ही राका ऊपर उठता है वो शैतान में बदल जाता है। तुम दोनों को मुझे नहीं टोकना चाहिए था। अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। ऐसा कहकर शैतान उन दोनों को भी मार डालता है और उनके सर खा जाता है। अगले दिन दोनों की लाश गांव वालों को मिलती है। गांव वाले दोनों की लाशों को घेर लेते हैं। लो भाई, अब तो हमें बचाने वाले ही मारे गए। अब क्या होगा? गांव में तो अब पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है। फिर गांव वाले मिलकर एक मौलवी को बुलाते हैं। मौलवी वहां ध्यान लगाकर बैठ जाता है। इस गांव पर एक शैतान का साया है। मुझे एक बकरा चाहिए। मैं शैतान को यहाँ से भगा दूंगा, लेकिन उस समय कोई भी गांव वाला मेरे पास नहीं रहेगा। हाँ? फिर गांव वाले मौलवी की बात मानकर एक बकरा मौलवी को दे देते हैं। मौलवी रात में ध्यान लगाकर बैठा होता है। बकरा उसके पास ही बंधा होता है। राका उस बकरे के पास जाता है और उसे पुचकारने लगता है। ये देखकर मौलवी राका से बोलता है, गांव वाले, तुझे बोला था ना यहाँ नहीं आना। मुझे शैतान से निपटना है, फिर भी तू आ गया। चल आज यहाँ से। मौलवी की बात सुनकर राका हंसने लगता है और बोलता है, मौलवी साहब, मैं भी तो आपसे ही मिलने आया हूँ। ऐसा कहकर राका शैतान के रूप में बदल जाता है। ये देखकर मौलवी घबरा जाता है और बोलता है, अरे शैतान, मुझे जाने दे। मैं कोई मौलवी नहीं हूँ। मैं तो एक छोटा सा चोर हूँ। सोचा था गांव वाले सो जाएंगे तो रात में सबके घर साफ कर दूंगा। जाने दो मुझे। लेकिन शैतान उसे भी मार डालता है। ये सब देखकर कई गांव वाले गांव छोड़कर जाने लगते हैं। सरपंच जी निर्णय लेते हैं कि वो अकेले ही इस शैतान से निपटेंगे। रात में सरपंच एक मचान बनाते हैं और उस पर बकरे को बांध देते हैं और पास में छिप जाते हैं। अगर मेरी ये योजना कामयाब हुई तो आज गांव वालों को इस शैतान से मुक्ति मिल जाएगी। तभी वहाँ राका आता है और मचान पर चढ़ने लगता है। सरपंच राका को देखकर हैरान रह जाता है। अरे ये तो राका है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? जैसे ही राका मचान पर चढ़ता है उसका रूप बदलने लगता है और वो देखते ही देखते शैतान बन जाता है और बकरे को मार कर खाने लगता है। हे भगवान, तो क्या ये राका कसाई ही शैतान है? यही शैतान है क्या? अब मैं क्या करूं? सरपंच डरते डरते मचान के पास जाते हैं और उस मचान में आग लगा देते हैं। शैतान जलने लगता है और मचान से नीचे गिर जाता है और राका उसके शैतानी असर से आजाद हो जाता है। सरपंच राका के पास जाते हैं। मैं ठीक हो गया सरपंच जी। हाँ, आपने मुझे इस शैतान के चुंगल से आजाद करा दिया। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन राका, तुम इसके चुंगल में आए कैसे? इससे पहले कि राका कुछ कहता, वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है और गुस्से में बोलती है, ये सब मैं तुम्हें बताऊंगी सरपंच। तुमने मेरे पति को मारकर ठीक नहीं किया। तुम्हारा पति? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, ये मेरा पति था। इसे बकरे खाने का बहुत शौक था, इसलिए ये रोज बकरे चुराता था। एक दिन इसने राका कसाई को देखा और उसके शरीर में समा गया ताकि उसे खूब मांस खाने को मिले। लेकिन तूने सरपंच इस राका को बचाने के लिए मेरे पति को मार डाला। अब तुझे भी मरना होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल सरपंच को पकड़ लेती है, लेकिन तब तक राका भागकर गाँव वालों को बुला लाता है। गाँव वाले चुड़ैल को घेर लेते हैं। राजू गुस्से में बोलता है, तो इस चुड़ैल और इसके पति ने हमारी बकरियां चुरा ली। इसे तो नहीं छोड़ना। मारो गांव वालों, अरे मारो। गांव वालों, ये चुड़ैल डंडों से नहीं मरेगी। अपना समय बर्बाद मत करो। ऐसा कहकर सरपंच चुड़ैल पर गंगा जल छिड़क देता है। चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है।
एक घर में मीना अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रहती थी। पर एक दिन मीना की माँ की एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके बाद मीना बहुत ही अकेली हो गई। मीना की देखभाल के लिए उसके पापा ने गांव से उसकी दादी को बुलवा लिया। मीना उसके बाद अपनी दादी के साथ बहुत खुश थी, पर मीना के पापा को लगता था कि मीना को एक माँ की बहुत जरूरत है और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। मीना की सौतेली माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, पर यह बात वो कभी अपने पापा को बता नहीं पाती थी। कुछ समय बाद मीना की सौतेली माँ के जुड़वा बच्चे हुए। लड़की का नाम था काव्या और लड़के का कार्तिक। काव्या और कार्तिक को अपनी माँ का खूब प्यार मिलता, पर मीना को कभी माँ का प्यार नसीब नहीं होता। एक दिन जब मीना स्कूल जाने के लिए उठती है, अरे ओ मीना, ये स्कूल विस्कूल छोड़ और घर के कामों में मेरा हाथ बटा। पर मैं पढ़ना चाहती हूँ माँ, मैं बड़ी होकर एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर और तू तो घर की नौकरानी बनने के लायक भी नहीं समझी। चल अब चुपचाप काम कर, और अगर इसके बारे में अपने पापा से तूने कुछ भी कहा तो तेरी जान ले लूंगी। हाँ नहीं माँ, मैं पापा से कुछ भी नहीं कहूंगी। काव्या और कार्तिक रोज स्कूल चले जाते थे और मीना घर का काम करती थी। वो पूरा दिन घर का काम करती रहती थी। मीना को अपनी माँ की बहुत याद आती थी और वो हमेशा अकेले में अपनी माँ को याद करके रोती रहती थी। ऐसे ही देखते देखते बहुत वक्त गुजर जाता है और मीना बड़ी हो जाती है। मीना की सौतेली माँ मीना से बहुत नफरत करती है। एक दिन जब सब लोग बाहर घूमने जाते हैं तो वहां मीना की सौतेली माँ मीना को बहाने से एक नदी में धक्का दे देती है। मीना चिल्लाती रह जाती है। उसके पापा उसे बचाने की खूब कोशिश करते हैं, पर मीना पानी में बहुत आगे बह जाती है। बहते बहते मीना नदी में एक जादुई पेड़ से अटक जाती है। जादुई पेड़ अपनी टहनी से मीना को उठा लेता है और अपने पत्तों से हवा करने लगता है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? ये आवाज कहाँ से आई? ये मैं हूँ, जादुई पेड़। जादुई पेड़, तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ, पर तुम यहाँ इस नदी में कैसे आई? मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ है। मेरी माँ ने मुझे मारने के लिए मुझे इस नदी में धक्का दे दिया। तुम्हारी माँ ने? कोई भी माँ ऐसा कैसे कर सकती है? दरअसल वो मेरी सौतेली माँ है। वो बस अपने दोनों बच्चों को ही प्यार करती है और मुझसे नफरत करती है। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। तुम परेशान मत हो। एक काम करो, तुम कुछ पत्ते तोड़ लो और एक कपड़े में बांधकर अपने पास रखना। ये पत्ते तुम्हारी मदद करेंगे। ये पत्ते? पर कैसे? बस जब भी तुम मुसीबत में होगी तो उस कपड़े को खोलकर उसमें से एक पत्ता अपने हाथ में पकड़ लेना। ये पत्ते खुद जानते हैं कि इनको कैसे तुम्हारी मदद करनी है। चलो अब तुम अपने घर जाओ। पर मैं इतनी गहरी नदी को पार करके घर कैसे जाऊंगी? मैंने बताया ना कि जब भी कोई मदद चाहिए हो तब एक पत्ता हाथ में लेना और आंखें बंद करना। मीना एक पत्ता हाथ में लेकर आंखें बंद कर लेती है और जैसे ही वो आंखें खोलती है उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी नाव खड़ी होती है। अरे वाह, ये तो जादू हो गया। ये पत्ते तो सच में कमाल है। मीना खुशी से उस पेड़ को गले लगा लेती है और फिर नाव में बैठकर अपने घर वापस चली जाती है। मीना जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो उसकी सौतेली माँ उसे देखकर घबरा जाती है, पर उसके पापा खुशी से उसे गले लगा लेते हैं। हे भगवान, ये वापस कैसे आ सकती है? इसे तो मैंने नदी में फेंक दिया था। ये बच कैसे सकती है? कुछ देर बाद मीना की सौतेली माँ मीना के कमरे में जाती है। यहाँ बैठी क्या आराम कर रही है? चल रसोई में जाकर काम कर। आज काव्य का जन्मदिन है, इसलिए शाम को घर में बहुत बड़ी पार्टी है। पहले इतनी देर हो गई है, चल जाकर मेहमानों के लिए खाना बना। मीना चुपचाप अंदर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। वो पूरा दिन गर्मी में नौकरानी की तरह काम करती है। शाम हो जाती है और सब मेहमान आने लगते हैं। मीना सारा खाना तैयार कर देती है। तभी उसकी माँ अंदर आती है। बन गया खाना? जी माँ। तभी मीना की माँ के ऊपर एक चूहा कूदकर उसके कपड़ों में घुस जाता है। डर के मारे वो चिल्लाती हुई यहाँ से वहां कूदने लगती है, जिसकी वजह से सारा खाना हे भगवान,
माँ आपने ये क्या कर दिया, अब हम मेहमानों को क्या खिलाएंगे। चुप कर पागल लड़की, और दोबारा सारा खाना बना। मीना की माँ ऐसा कहकर वहां से चल देती है। मीना को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। सब मेहमान खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। मीना को तभी अपने जादुई पत्ते याद आते हैं। वो अपनी छोटी सी कपड़े की पोटली से एक पत्ता निकालती है और आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही वो आंख खोलती है, उसके सामने ढेर सारा खाना होता है। वो बहुत खुश हो जाती है। मीना की माँ इस बात से बहुत हैरान हो जाती है कि मीना ने इतनी जल्दी दोबारा से सबके लिए खाना कैसे बना दिया। सब लोग खाना खाकर उंगलियां चाटते रह जाते हैं। कुछ देर बाद वहां काव्य को देखने एक लड़का आता है। उसका नाम महेश होता है। वो बहुत ही सुंदर और अच्छा लड़का होता है। काव्य तो उसे देखती ही रह जाती है। सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। मीना भी अपने कमरे में तैयार होने के लिए जाती है, पर उसके पास एक भी नया कपड़ा नहीं होता जिसे पहनकर वो पार्टी में जा सके। अब मैं क्या पहनूंगी, मेरे पास तो बस यही फटे पुराने कपड़े हैं। मीना कमरे में बैठी रो रही होती है, पर फिर अचानक उसे अपने जादुई पेड़ के पत्ते याद आते हैं। वो एक पत्ता निकालती है और आंखें बंद कर लेती है। फिर जैसे ही वो आंखें खोलती है, उसके फटे पुराने कपड़े एक सुंदर सी ड्रेस में बदल जाते हैं। मीना एक परी की तरह दिख रही होती है। मीना बड़ी खुश हो जाती है और पार्टी में चली जाती है। माँ, अगर मेरे लायक कुछ काम हो तो मुझे बता दो। तू ये इतने सुंदर कपड़े किसके चुरा कर लाई है? ये तो वो मैं ये लड़की कौन है? कोई नहीं बेटा, तुम ये सब छोड़ो और काव्या से बातें करो। तभी काव्या के पापा वहां आ जाते हैं। ये मेरी बड़ी बेटी मीना है। बहुत ही अच्छी लड़की है। ये सारा खाना भी इसी ने बनाया है। अरे वाह, आप तो बहुत ही होशियार हो मीना। मीना की सौतेली माँ को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो जैसे तैसे करके मीना को वहां से भेज देती है और महेश के माँ बाप से शादी की बात करने लगती है। देखिए, अब तो महेश और काव्या आपस में मिल ही चुके हैं, तो क्यों ना हम उन दोनों की शादी की बात आगे बढ़ाएं? जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं कुछ कहना चाहता हूँ माँ। दरअसल मुझे काव्या नहीं बल्कि मीना पसंद है। अरे बेटा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? खैर, वैसे कायदे में मीना बड़ी है तो पहले मीना की शादी ही होनी चाहिए, और दोनों ही बहनें हैं तो इनके माँ बाप को क्या एतराज होगा, है ना बहन जी? नहीं, वो पर आप तो काव्या के लिए आए थे ना? जी बिल्कुल, पर ये शादी की बात है। पता नहीं क्यों, पर मीना मुझे देखते ही इतनी पसंद आ गई कि मैं उसी से ही शादी करना चाहता हूँ। मीना की सौतेली माँ चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती और दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। जल्द ही दोनों की शादी का दिन भी आ जाता है। मीना अपने कमरे में दुल्हन की तरह तैयार बैठी होती है और दूसरी ओर बारात भी आ जाती है। मीना की सौतेली माँ से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है और वो मीना को एक बार और मारने की कोशिश करती है। वो मीना को रस्सी से बांधकर नीचे वाले कमरे में बंद कर देती है। मीना चिल्लाती रहती है, पर कोई शादी के शोर में उसकी आवाज नहीं सुन पाता। अरे जल्दी से मीना को बुलाओ, शादी का मुहूर्त निकल रहा है। जी दरअसल मीना घर पर नहीं है। वो ये शादी करना ही नहीं चाहती थी, इसलिए वो सब छोड़कर अपनी दादी के पास गांव चली गई। अब अच्छा होगा कि आप मेरी बेटी काव्या से शादी कर लो। महेश और उसके परिवार को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो काव्या से शादी करने को तैयार हो जाते हैं। इधर मीना बाहर निकलने के लिए चिल्ला रही होती है। उसके पास सारे जादुई पत्ते भी खत्म हो चुके होते हैं। वो हार मानकर खिड़की पर खड़ी रो रही होती है। इधर जादुई पेड़ को एहसास हो जाता है कि मीना किसी मुसीबत में है। वो अपने जादू से बहुत तेज हवा चलाता है, जिससे कि उसके पत्ते उड़कर मीना तक पहुंच जाते हैं। जादुई पत्ते, ये जरूर जादुई पेड़ ने भेजे हैं। मीना एक पत्ता हाथ में लेती है और आंख बंद कर लेती है। जैसे ही वो अपनी आंख खोलती है तो खुद को कमरे के बाहर पाती है। वो जल्दी से महेश के पास पहुंच जाती है। मीना, तुम तो गांव अपनी दादी के पास चली गई थी ना? नहीं, वो मैं तैयार होकर कमरे में बैठी थी। ओहो, ये सब बाद में बताना बेटी, अभी मुहूर्त निकला जा रहा है। ये सब बातें शादी के बाद बताना। महेश और मीना की शादी हो जाती है और मीना की सौतेली माँ कुछ भी नहीं कर पाती। शादी के बाद मीना सारी बातें महेश को बता देती है, जिसे सुनकर महेश हैरान रह जाता है। मीना और महेश उसके बाद एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं और अक्सर उस पेड़ से मिलने आया करते हैं।